हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं तो प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है, तो वो क्या है, फ्लावर्स है। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। तो अब फ्लावर क्या होता है, देखो अब इन्होंने कहा है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहा है और दूसरा अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा, तो मतलब क्या है, ये गैमेट्स को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब हम इन तीनों लाइंस को देखते हुए इनकी एक डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम विच फंक्शन एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूस गैमेट्स। तो अगर कोई फ्लावर की डेफिनेशन बोलता है, पूछेगा आपसे, तो आप ये डेफिनेशन बताएंगे। तो जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो होते हैं वो कितना, भाई इनके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट से मिलके बने हुए हैं, तो वो है 4 वर्ल मीन्स 4 रिंग प्रेजेंट होती है। तो वो फ्लोरल अपेंडेजेस कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और जो ये फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं वो रिसेप्टैकल से अटैच होते हैं। तो फर्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, इज द आउटर वर्ल ऑफ द फ्लावर। तो ये सबसे बाहर प्रेजेंट होता है और जो फ्लावर में हमें जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसी को हम कैलिक्स बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है सेपल, मीन्स एक जो पत्ती है उसे वो एक सेपल होगा, दूसरा सेपल होगा, जब ग्रुप हो जाता है सेपल का हम उसे कैलिक्स का नाम दे देते हैं। फिर हमारा आता है, और ये क्या करता है, जब बड कंडीशन में जो फ्लावर होते हैं तब उनके अंदर वाले पार्ट्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आता है कोरोला। कोरोला किन से मिलके बना हुआ है, पेटल से। तो पेटल क्या होता है, जो कलर्ड पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है फ्लावर में हम उसे कोरोला बोलते हैं। मीन्स इसकी एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, पेटल्स, और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। इसका काम क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को ताकि पोलिनेशन प्रोसेस जो है वो हो सके। फिर आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंड्रोशियम है वो किन से मिलके बना हुआ है, स्टेमन से। फिर आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके कितने पार्ट होते हैं, 3, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गाइनोशियम को आप कार्पल और पिस्टल भी कह सकते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स आती हैं। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और लास्ट पार्ट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जानेंगे। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के फिर से 2 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट होता है गैमेट फॉर्मेशन, सेकंड होगा गैमेट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले गैमेट ट्रांसफ़र में हम पोलिनेशन के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू गैमेट ट्रांसफ़र होता है। तो गैमेट ट्रांसफ़र से पहले गैमेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन में गैमेट कैसे बनता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो स्ट्रक्चरल और जो हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं उनकी वजह से प्लांट में जो ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है, वो स्टार्ट होती है। अब हम फ्लावर के बारे में कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं वो होते हैं प्राइमोडियम सेल्स। और अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के अंदर कौन से प्राइमोडियम सेल फ्लावर के बनाने में हेल्प करते हैं, तो वो है फ्लोरल प्राइमोडियम। प्राइमोडियम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल हैं जो कि मैच्योर होने के बाद ऑर्गन्स का रूप ले लेते हैं। तो फ्लोरल प्राइमोडियम क्या करेंगे, फ्लोरल बड को फ्लोरल बड की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, और जो फ्लोरल बड है बाद में फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेम पर जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस। पीछे अभी हमने किया था, मेल इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, androecium is the male reproductive organ, and gynoecium is the female reproductive organ। और वो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट होकर मेल एंड फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर अब आता है हमारा मेल गैमेट। तो मेल गैमेट एंड्रोशियम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे अब जानेंगे।
तो मेल गैमीट जो है वो किन से मिलके बना हुआ है? स्टैमन से। तो स्टैमन के कितने पार्ट होते हैं? 2, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। जो लॉन्ग स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम उसे फिलामेंट बोलते हैं। जो टर्मिनल पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है वो एंथर है। जब हम एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। किसी स्पीसीज में जो एंथर है वो गॉल्यूबुलर भी हो सकता है। जैसे कि आप चाइना रोज में देखते हो तो उसमें गॉल्यूबुलर एंथर प्रेजेंट है। तो ये अब इसके 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। जब हमने एंथर को कट किया तो ये बाइलोब्ड दिखाई दे रहे हैं। तो बाइलोब्ड का मतलब इसके पास 2 लोब प्रेजेंट है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब जब हम उसे कट करते हैं तो कट करने के बाद क्या है, लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे तो एक लोब एक साइड हो जाएगा, दूसरा लोब जो है हमें अदर साइड दिखाई देगा। तो हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, मीन्स 2 चैम्बर प्रेजेंट है। तो हर एक लोब में ईच लोब कंटेन 2 चैम्बर। तो 2 चैम्बर होने की वजह से हम इसे डायथीकस नाम दे देते हैं। पर अगर कोई तुमसे भाई एंथर में कितने चैम्बर होते हैं बाइलोब्ड एंथर में, तो टोटल होते हैं 4। पर अगर वो लोब में पूछे कि ईच जो लोब जो है उसमें कितने एंथर होंगे, हाउ मैनी चैम्बर इज प्रेजेंट इन ईच लोब, तो आप क्या बोलोगे? 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। तो अब आगे है, अब जो 2 चैम्बर जो दिखाई दे रहे हैं हम उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। जब ये अब यही आगे जाके क्या है? पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। इमेच्योर पोलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। और पोलन सैक के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर करेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है सिंगुलर फॉर्म और माइक्रोस्पोरेंजिया होगा इनका प्लूरल फॉर्म। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये 4 लेयर से सराउंडेड है। तो 4 लेयर्स के नाम कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। तो ये सीक्वेंस वाइज याद करना, क्योंकि जो आउटर 3 लेयर है मीन्स एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जो अंदर की जो लेयर्स होती है, इनर मोस्ट लेयर टैपेटम, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं पोलन ग्रेन को। फिर जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं उनके सेंटर में जो सेल्स होते हैं वो होमोजेनस नेचर के होते हैं और वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स को हम स्पोरोजेनस टिश्यू बोल देते हैं। और ये इन्हीं स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोटिक डिवीज़न होती है और माइक्रोस्पोर्स को बनाने में, मीन्स उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। ये स्पोरोजेनस टिश्यू में कब दिखाई देते हैं? जब स्पोरेंजियम जब यंग होते हैं तब हमें दिखाई देंगे। फिर आगे आते हैं अब हमने किया था कि ये माइक्रोस्पोर्स बनाने में हेल्प करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम डिटेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय रिडक्शन डिवीजन। तो ये तो होगी इनकी डेफिनेशन। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मतलब इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हम जो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में सेल्स हेल्प कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो हम इसे माइक्रोस्पोर, इनके सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोल देते हैं, पोलन मदर सेल्स बोल देते हैं। तो इनकी जो एब्रीवेटेड फॉर्म जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल का वो MMC है। और जो पोलन मदर सेल की जो एब्रीवेटेड फॉर्म है वो PMC है। अगर कोई आपसे MMC के बारे में पूछे क्या होता है, तो वो क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और ये क्या करते हैं? ये माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और वो कैसे करेंगे? इनके अंदर रिडक्शन डिवीज़न होगी, तब जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। अब रिडक्शन
डिवीजन की बात की है तो इसका मतलब क्या है, इनके अंदर मियोसिस हो रही है। तो रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है, जो 2n सेल होते हैं वो हैप्लॉइड n में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मीन्स अगर इनकी प्लाइडी पूछ ले मीन्स कितने क्रोमोसोम नंबर सेट प्रेजेंट है, तो माइक्रोस्पोर मीन्स स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तो 2n हो गए, और जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे क्योंकि वो रिडक्शन डिवीजन के बाद में बने हैं तो ये क्या हो जाते हैं, n हो गए हैं। ठीक है, अब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर म्यूटिक डिवीजन हुई तो उन्होंने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया। और जो डायग्राम में जैसे कि ये दिखा रहे हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, तो मीन्स ये किसके पार्ट थे, माइक्रोस्पोरेंजियम के। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, देखो टेपिटम लेयर में डार्क डार्क स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस कंडीशन में प्रेजेंट है, इसलिए ये डार्क, जब हम बाहर वाली लेयर्स को कंपेयर करते हैं तो ये डार्क है, जो डार्क स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो फिर अब आगे आता है कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जब बन जाते हैं, जब ये मैच्योर होते हैं तो ये क्या करते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होकर इन पोलन ग्रेन्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे। अब पोलन ग्रेन्स जब कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है पोलन ग्रेन्स की, आप डायग्राम में देख रहे हो बाहर की जो लेयर्स होती है वो टूट चुकी है और पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो रहा है। तो अब हम करेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन के बारे में जानेंगे। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, इट इज़ द मेल गैमेटोफाइट। देखो मेल गैमेटोफाइट बोला है, गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 लेयर से मिलके बना हुआ है। दोनों लेयर्स कौन कौन सी है, एक्साइन एंड इंटाइन। जो आउटर लेयर जो होती है वो होती है एक्साइन, जो इनर लेयर होती है वो होती है इंटाइन। जब हम एक्साइन को देखेंगे तो ये किन से मिलके बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना हुआ है। अब स्पोरोपोलेनिन से बने होने की वजह से इनकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है सॉरी, हाई होती है। ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली को टॉलरेट कर सकते हैं, और उसमें भी वो विदस्टैंड रह सकते हैं, और कोई भी एंजाइम इन्हें डिग्रेड नहीं कर सकता है। इस वजह से जो पोलन ग्रेन है हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोलन ग्रेन जो है हमें फॉसिल्स की फॉर्म में कैसे मिल रहे हैं, तो हाउ पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व एज ए फॉसिल्स, तो आप क्या बताओगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और फिर बता देना कि इट हैव द हाई रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज। ये तो हो गया एक्साइन आउटर लेयर के बारे में। अब हम करेंगे इंटाइन। इंटाइन क्या है, अंदर की लेयर है। तो ये कैसी होती है, थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर है। देखो अभी कॉन्टिन्यूस लेयर बोल रहे हैं, मीन्स इंटाइन तो कंप्लीट कॉन्टिन्यूस चलती है, बट जो एक्साइन होती है वो एक जगह जो होता है पोलन ग्रेन में अपसेंट होता है, और जहाँ पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन अपसेंट होगा वहाँ पे जो अपर्चर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर। इसी जर्म पोर से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और पोलन ट्यूब क्या करता है, मेल गैमेट को ट्रांसफर करने में, फीमेल गैमेट के पास ले जाने में हेल्प करेगा। अब हमारा आता है मैच्योर पोलन। तो जब शेड होता है, मीन्स हमने किया था कि जब ये वॉल टूट जाती है तो पोलन ग्रेन रिलीज होता है। तो पोलन ग्रेन जब रिलीज होगा तो वो कितने सेल से मिलके बना होगा, तो वो 2 सेल से मिलके बना होगा, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो वेजिटेटिव सेल्स क्या, देखो आपको यहाँ बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल साइज का दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट लाइन आप यही बोलोगे जब उनको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो वेजिटेटिव सेल्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, बिगर होंगे, जो फूड रिजर्व मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, अबंडेंट होगा, और जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर और लार्ज दिखाई देगा, और फोर्थ क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जनरेटिव सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये स्मॉल है और ये
सिनगैमी में इन्वॉल्व होगा। सिनगैमी मीन्स फ्यूज़न में। तो जनरेटिव सेल जो होगा वही मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो देखो जो 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो पोलन ग्रेन को 2 सेल स्टेज में शेड करते हैं, और जो 40% रिमेनिंग स्पीसीज जो रह जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन को शेड करे। अब जो 3 सेल स्टेज जो होती है उसके अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे 3 सेल स्टेज बोल देते हैं। तो एक तो वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, तब हम उसे 3 सेल स्टेज बोलेंगे। अब कुछ स्पीसीज के पोलन ग्रेन ऐसे भी है जो एलर्जी कोज करते हैं। तो एलर्जी कोज कर जो एग्जाम्पल है जो एलर्जी कोज कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी में, वो है पार्थेनियम। अब पार्थेनियम जो है वो एलर्जी कॉज कर रहा है। इससे ब्रोंकियल डिजीज मीन्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब जो पोलन ग्रेन जो है एलर्जी तो कॉज कर रहा है, पर ये फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ होता है। फूड क्यों होता है ये फूड सप्लीमेंट के रूप में फॉर्म में यूज़, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम पोलन टैबलेट के रूप में इसे यूज़ करते हैं। और कौन यूज़ करता है? एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो होते हैं, हॉर्स राइड जो होंगे वो यूज़ करेंगे। क्यों करते हैं? ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके, इंक्रीज कर सके। अब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक वो फ्यूज़न कर सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं वायबिलिटी। जो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन जो है वो अपनी वायबिलिटी को लूज़ करता है विदिन 30 मिनट्स। अगर इनका फ्यूज़न नहीं होता है तो आफ्टर 30 मिनट्स ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो फॉर ए मंथ वायबल रहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। रोजेसी ये सभी फैमिलीज़ हैं, और रोजेसी फैमिली में रोज़ प्लांट आता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में लेग्यूम प्लांट आते हैं। लेग्यूम मीन्स दाल वाले जो होते प्लांट। और सोलेनेसी में पोटैटो और ब्रिंजल आते हैं। तो इनके अंदर जो वायबिलिटी है पोलन ग्रेन्स की वो फॉर ए मंथ है। और पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, तो इसे हम पोलन बैंक बोलते हैं। तो एक प्रोसेस है जो पोलन बैंक में हेल्प करती है, तो वो क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? इसमें स्पीसीज हम लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करके रखते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं हम इसे एट ए टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव जो है उसका स्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।